हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका भूमिका क्या है। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इसकी सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर पर के आक्रमण के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। ओके, लेकिन 20वीं सदी में एक मिनट रुक जाओ, ये क्या हो रहा है भाई साहब। ओके, नाउ 20वीं सदी के तृतीय दशक में पुरातत्व शास्त्रियों धड़ान साहनी एवं खालादास बनर्जी ने हड़प्पा तथा बोनर्जो मोहनजोदड़ो ने के प्राचीन मत स्थलों से पूरा बोलते नहीं पुरावस्तुओं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण पूर्व की एक सभ्यता थी, जो अपने समकालीन सभ्यता की सबसे विकसित थी। ओके, एंड कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप बत्सव के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैंक एंड अर्नेस्ट स्टेइन एंड अमलानंदन घोष, जेपी एन जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इसे पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता एवं अथवा इसके मुख्य स्थल को हड़प्पा के नाम से जाना गया एवं हड़प्पा के नाम को कहा, मतलब इसके नाम को पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नामकरण। ओके, नामकरण के बारे में देख लेते हैं। नामकरण। सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्रफल अत्यधिक व्यापक था एवं हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। एवं क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु घाटी और उसकी सहायता नदियों के क्षेत्र में आते हैं, पर बाद में रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु घाटी और उसकी सहायता नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता का नाम देना उचित मानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और भौगोलिक विस्तार। ओके, ये आप देख सकते हैं संभव सभ्यता, जैसे यहाँ पर ये पूरा जो दे रखा है, ये पूरा ही बहुत काम का है, इसको भी आप नोट कर ले कहीं पे। सिंधु घाटी के इसका विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, जैसे कि सभ्यता की मतलब अप स्टेम डाउन टेम सो ऑन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में ताम्र काल में भारत के किसी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। उसके बाद क्या है, सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर के मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण के नर्मदा मुहाने तक, पश्चिम के में सुतवा गेंडर से लेकर पूर्व के आलमगीरपुर मेरठ तक था। ओके, उसके बाद क्या है, तो देखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक, सूर्य पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। अभी तक उत्खनन अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी,
जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किमी है, यानी कि किलोमीटर है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था, जिसका प्रथम वर्णक उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित हुआ पुस्तक के में मिलता है। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन सब अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्विक दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सर जॉन मार्शल निर्देश में ही खालादास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी के स्थल मोहनजोदाड़ो की खोज में 1922 में की गई। रेडियो कार्बन सी यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व में से 1750 ईसा पूर्व में माना गया है। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही एवं तथा 200 ईस्वी पूर्व में 2022 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक अपनी परिपक्व अस्तित्व में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्व स्रोत एवं उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है एवं इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता के चार प्रजातियां चार प्रजातियां निवास करती है। एक है हमारा भूमध्य सागरीय, एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड, एक है अल्पाइड, एक है मंगोलाइड। ओके, सबसे ज्यादा भूमध्य सागर प्रजाति के लोग थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर की योजना। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तक अनुसंधानों से होता है एवं इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पर्यावरण में के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल विकास प्रणाली। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग एक नगर दो भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे एवं इनके शासक वर्ग निवास करता था इनमें शासक वर्ग निवास करता था। ठीक है, निवास करता था। नाव दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े हैं। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी एवं शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते हैं। सड़कों के किनारे की नलियाँ ऊपर से ढकी होती है एवं घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली तक गिरता है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ एवं आमतौर पर प्रत्येक घर में आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार होता है। अधिकांश घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की विशेषताएं बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के बाड़े के चारों ओर प्राचीन बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर एवं लुटेरा एवं पशु एवं दस्युओं से बचाना था। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागर सिंधु की सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां
मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद, इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार के ईंटों का प्रयोग हुआ होता था, जिसमें 4:2:1 लंबाई चौड़ाई मोटाई के आकार के ईंटें प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता की घाटी के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित है। हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के किनारे के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। रटवर्ट पिगमट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा व्यापार, तकनीकी एवं उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था एवं नगरों की रक्षा के लिए पश्चिमी की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिणी की ओर 415 मीटर लंबा था तथा पूर्व से पश्चिमी की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टोले पर यह दुर्ग बना है वह व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की, मतलब उसका नाम रखा गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, मोहनजोदाड़ो। इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टोला। ओके। सिंध पाकिस्तान के ललकार जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसका खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। वृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल एवं इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। तांबे तथा टीन को मिलाकर हड़प्पा कांसे का निर्माण करते थे एवं मोहनजोदाड़ो से कांसे की एक नर्तकी मूर्ति पाई गई थी एवं द्रवी मोम विधि से बनी थी। चन्हुदड़ो। यह सैंधव नगर मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व से प्राप्त पाकिस्तान में स्थित है। इसकी प्रथम खोज 1934 में एक गोपाल मजदूर ने की थी तथा 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। चन्हुद्रो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली। चन्हुद्रो में किसी वर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। चन्हुद्रो से पूर्वोत्तर हड़प्पा संस्कृति एवं झुक्कर झांगड़ के अवशेष मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी गुहड़ बनाने एवं भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था और अर्नेस्ट मके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा मिट्टी की खोज की। जैसे लोथल मिट्टी होता है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले बोलते नहीं है, सगड़वाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर आर
डॉक्टर आर एस आर राव ने 1995 में की थी। यह स्थल एक बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को दो भागों में न बांट के एक ही प्राचीर से पूरे नगर को द्विवर्गित किया गया। हाँ, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल एवं यहाँ के अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले। मई 2022 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूचना में शामिल किया जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। कालीबंगा क्या होता है? यह राजस्थान के गंगागढ़ जिले में गंगघर नदी के बाएं तट पर एवं कालीगंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग का चूड़ी। ओके, यानी कि इसका खोज 1951 में अमलानंदन घोष द्वारा की गया था तथा 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशक में व्यापक खुदाई की गई थी। यहाँ के जूते हुए खेत साक्ष्य मिला था। मतलब यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है एवं यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। इसके अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले। कलबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों पूर्ण समाधिकरण एवं आशिया समाधिकरण एवं दाह संस्कार के ग्रामीण मिले। बनावली हरियाणा के फतेहपुर जिले में स्थित पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में R.S. विस्ट ने की थी। ओके, विस्ट ने की थी। फिर उसका इस स्थल देखो इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिले जहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था एवं यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला। मतलब यहाँ मिट्टी का बना हल मिला, बनावटी से अधिक मात्रा में जो मिला। जैसे घौलीवाड़ा क्या होता है? अब घौलीवाड़ा यह गुजरात के कच्छ जिले एवं भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 यानी कि 1967 में J.P. जोशी ने की थी। यहाँ तक प्राप्त होने वाले सिंधु सभ्यता तक लिपि के 10 बड़े चिन्हों निर्मित शिलालेखी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौलावीरा के विकास जल संरक्षण तकनीक से परिचित थे। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्गा भाग एवं भागनगर एवं निचला नगर। धौलीवाड़ा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान मिला। सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेषों एवं वस्तुओं स्थल में जो होता है ना प्राप्त वस्तुएं हड़प्पा से क्या मिला था। तो हड़प्पा से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो फोटो खींचो भाई, शॉर्ट्स में लिखा हुआ है ये। ओके, ये काफी शॉर्ट में लिख दिया हुआ है ताकि ये बाद में आके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग याद कर ले, ज्यादा बेटर होगा।
पीस ये भी बहुत अच्छे हैं, इसे भी आप याद कर लें। तो बात आता है हड़प्पा लिपि क्या होता है। हड़प्पाई लिपि, हड़प्पा लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह है जो मतलब सेलखड़ी की आयताकार गुहड़ों, तांबे की गुटिया आदि पर मिलते हैं। ओके, उसके बाद देखा जाए ध्यान से तो इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 ईस्वी में पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। इसकी लिपि का पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक भी दाएं और दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। यह पद्धति को ब्यूट्रोस्फेडन कहा जाता है एवं इससे ज़्यादा यू आकार का मछली प्राप्त हुआ था। सामाजिक जीवन में सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी एवं मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज एवं मात्र सतामक था। समाज में विद्वान पुरोहित, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक वर्ग मौजूद थी। आवासों की संरचना एवं समाज की विषमता को दर्शाती थी। हड़प्पा समाज पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। यहाँ प्रसाधन मंजूपा मिली है। चनहुद्रो से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं एवं सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे एवं यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपाड़ या पासा खेलते थे। अत्यंतिष्ट में पूर्ण समाधिकरण एवं सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का चलन भी था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण एवं माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र एवं मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। सैंधव सभ्यता के युद्ध प्रिय कम एवं शांति प्रिय ज्यादा थे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन एवं व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है एवं राजनीतिक जीवन। हड़प्पा के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की कोई अधिक आकर्षित थी, मतलब बोलते हैं ना, कोई आकर्षित की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन अवस्था में वाणिक अथवा व्यापारी वर्ग में भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदाड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतांत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग का शासन मध्यवर्गीय एवं जनतांत्रात्मक शासन था और इसमें धर्म की महत्ता थी। आर्थिक जीवन कहते नहीं है। सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नति कृषि एवं व्यापार था। अतः इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित एवं कृषि अधिशेष पशुपालन एवं विभिन्न दस्तकारियों एवं में
दक्षता एवं समृद्ध अंतरिक्षों एवं विदेश व्यापार पर आधारित थी। सैन्य सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक सीमित नहीं था। अमीबुस, मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार था। सैन्य सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथलपुर, रंगपुर एवं सुरकोटदा एवं प्रभास पाटन आदि भी थे। हड़प्पा सभ्यता के माप दशमलव प्रणाली तथा माप-तौल इकाई 16 के गुणक में थी। इस सभ्यता के लोग गेहूं, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोग को ही दिया गया था। ओके। यूनानी के इस यूनानी ने इसे सिंडन या सिडोन नाम दिया। ये तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, केले जैसे फलों से भी प्रचलित था। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी पत्थर एवं कांसे का प्रयोग किया जाता था और यह सभ्यता के फावड़ा एवं फाल नहीं देखो इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिला है। संभव ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। सैंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए अनागर नदियों के किनारे बनाए गए थे। कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशु में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी एवं हाथी, भैंस, गाय, गधे, सूअर व कुत्ते भी होने का अनुमान है। गुजरात के निवासी साथी पालन थे। धार्मिक समाज सैंधव निवासी ईश्वर का पूजा मानव एवं वृक्ष का पशु तीनों रूप में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर जादू टोना विश्वास करने का तथा कुछ जगहों मुहूर्तों जैसे चंद्रहुदरों में बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। ये लोग मातृ देवी एवं रुद्र देवता यानी कि पशुपतिनाथ, लिंग, योनि एवं आदि का पूजा करते थे एवं इसके अलावा सैंधवासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी आदि का भी पूजा करते थे। विशाल स्थानागर का संभवतः धार्मिक अनुष्ठान एवं सूर्य पूजा में होता है। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड एवं के आधार पर कहा जाता है कि अग्नि एवं स्वास्तिक यानी कि ओम की पूजा की जाती है। ओके, इसको कहते हैं स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सैंधवासी पुनर्जन्म में विकास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्ण सावधान एवं आंशिक सावधान एवं कलश सावधान। इनके धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर इहलौकिक एवं व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति का पूजा आरंभ संभव एवं सैंधव सभ्यता से ही होता है। हड़प्पा से प्राप्त मृद मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाई गया है एवं जो उर्वरता की देवी प्रतीक है। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण हड़प्पा देखो हुआ क्या था। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह
इसके पतन के लिए भी कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, जबकि इस सभ्यता में किसी प्राचीन मतलब अवशेषों एवं अध्ययनों से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतनोन्मुख रही एवं अंततः द्वितीय सहस्राब्दी एवं ईपू के ईसा पूर्वी के मध्य में इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया एवं इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ था कि यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गई है। नाव विद्वान के नाम है, इसे भी आप ध्यान रख लिया तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। अब सैदा सभ्यता के सैदा सभ्यता के देन देख लो। सैदा सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ों में एवं ऐतिहासिक काल के भी निरंतर रही। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है, जैसे कि दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, नगर नियोजन एवं सड़कें एवं नाली की व्यवस्था एवं बहुदेववाद बोलते नहीं है, बहुदेववाद का प्रचलन एवं मातृ देवी की पूजा, प्राकृतिक पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग योग का प्रचल एवं जल का धार्मिक महत्व, स्वास्थविक एवं चक्र एवं प्रतीक के रूप में तावीज यानी तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषण का प्रयोग एवं बहुफसली का प्रयोग एवं अग्नि का एवं यज्ञ का मोहरों का उपयोग, झक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी एवं आंतरिक एवं बाह्य व्यापार सैदा सभ्यता की एक प्रमुख नागरीय जीवन के में क्षेत्र है। यह विकसित नागरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। So guys, thank you for watching video till the end and you are a part of an UPSC examination. So आपको ये चैप्टर पढ़ के आई होप मज़ा आया होगा। और तो आगे आपके कुछ होमवर्क दे रहता है, जैसे कि आपने यहाँ से क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, ओके। उसके बाद इसका भी ले ले, फिर इसका भी, और तो बचा नहीं है, इतना का ही आज का काफ़ी है, ओके। आई थिंक इसका मैं अभी एक जगह लेके टाल देता हूँ। ये पूरा ही रहा लास्ट, अब इसका स्क्रीनशॉट एक बार में लेते हैं बस। थैंक्स। तो सो गाइस, आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द UPSC एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ओके बाय।